नमस्कार दोस्तों। बेटा हम बात कर रहे थे पेप्टाइड की। मैंने आपको बताया था पेप्टाइड का मतलब क्या होता है। पेप्टाइड का मतलब होता है कि यदि एक एमिनो अम्ल के तो NH2 समूह और दूसरे एमिनो अम्ल का जो COOH समूह है, इन दोनों के बीच में से यदि जल का अणु निकल जाए तो जल के अणु के निष्कासन के फलस्वरूप जो बंध बनता था उसे तो कहते थे पेप्टाइड बंध, और जो यौगिक बनता है उस यौगिक को हम क्या कहते हैं? पेप्टाइड। ठीक है। अब इस पेप्टाइड की संरचना, इसकी संरचना बनाते हैं कि पेप्टाइड की संरचना कैसी होगी। इसके लिए हम दो एमिनो अम्ल ले लेते हैं। मैंने एक एमिनो अम्ल ले लिया, ये वाला RH डबल, ग्लाइसिन ले लो आप, ऐसे ग्लाइसिन वाला एमिनो अम्ल ले लो। तो ये CH या कोई सा भी ले लो, उससे क्या दिक्कत है? COOH, इधर हो गया NH2 और यहाँ आ गया R। ठीक है ना। पेप्टाइड बंध जब आप बनाओ ना, पेप्टाइड की संरचना जब बनाओ तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि R समूह को आप या तो नीचे की तरफ लिखना है या ऊपर की तरफ। जो NH2 और COOH है वो दोनों है ना एंड में होनी चाहिए, एंड पर एक लेफ्ट हैंड साइड होना चाहिए और एक राइट हैंड साइड होना चाहिए। तो ये एक एमिनो अम्ल हो गया। ऐसा ही एमिनो अम्ल एक और बना लो, NH2 CHRCOOH। समझिए बात। अब इस वाले एमिनो अम्ल का तो लेना है COOH का OH और यहाँ NH2 का आएगा H। तो यहाँ से OH और H, H2 बार, अब एक H निकलते एक और बच जाएगा और यहाँ से OH, H2 बार हो गया और ये आपस में जुड़ गए। ठीक है। ये भी किसी के साथ जुड़ जाएगा OH आकर जाकर के, यहाँ से H निकल करके ये भी आगे जाकर के जुड़ेगा और इसको ब्रैकेट में लगा के क्या कर देंगे? N। तो ये तो क्या बन गया अपना? पेप्टाइड। क्या बन गया? पेप्टाइड। ये जो संरचना बनी है वो पेप्टाइड है और ये जो बनाना बंध वो है पेप्टाइड बंध। पेप्टाइड बंध। समझिए मेरी बात। कैसे बनाते हैं? आपको क्या करना है? दो एमिनो अम्ल लेने, एक इधर और एक इधर। और जब आप पेप्टाइड बनाओ तो आपको क्या ध्यान रखना कि एमिनो अम्ल में R समूह जो है वो या नीचे या ऊपर होना चाहिए और NH2 और COOH वो दोनों एंड सिरे पर होने चाहिए। एक को दाईं तरफ लिख दो, एक को बाईं तरफ। फिर दूसरी बात, इसको भी ऐसे एडजस्ट करो। अब COOH का तो लेना OH और NH2 का H2 बाहर निकाल दोगे और जो बंध बनेगा वो पेप्टाइड बंध, और जो संरचना होती है वो होती है पेप्टाइड। समझाएगी मेरी बात? पेप्टाइड। अब बात करते हैं बेटा पेप्टाइड के वर्गीकरण की। ये जो पेप्टाइड है ना, ये बहुत से अलग अलग प्रकार के होते हैं। डाइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और ये किस आधार पर होते हैं? एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर। ठीक है ना। तो मैं पेप्टाइड का वर्गीकरण ले रहा हूं, वो है एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर। एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइडों का वर्गीकरण। एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर पेप्टाइड जो है वो बहुत से प्रकार के होते हैं। ठीक है। जैसे एक हो गया डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड। ठीक है। एक हो गया ट्राइपेप्टाइड, ट्राइपेप्टाइड। एक हो गया बेटा टेट्रापेप्टाइड, टेट्रापेप्टाइड, और एक हो गया पॉलीपेप्टाइड। पेंटा एग्जाम हो जाएंगे अपने को। मेनली डाई, ट्राई, टेट्रा वगैरह एक को अच्छे से समझ लो, ये बाकी अपने आप समझ में आ जाएंगे कि इनका मतलब क्या है। एक को अच्छे से समझ लो। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं बेटा डाइपेप्टाइड की। डाइपेप्टाइड, डाइपेप्टाइड का मतलब ये नहीं है कि ऐसा पेप्टाइड जिसमें दो पेप्टाइड बंद हो ना। देखो मैंने हेडिंग क्या लिखी है? एमिनो अम्लों की संख्या के आधार पर। तो डाइपेप्टाइड का मतलब ये हो गया कि ऐसा पेप्टाइड जिसमें दो एमिनो अम्ल हो। ठीक है। तो डाइपेप्टाइड, डाई में दो आ रहा ना, इसका मतलब ये हो गया कि ऐसा पेप्टाइड जिसमें दो एमिनो अम्ल होंगे वो डाइपेप्टाइड होगा। और हमेशा ध्यान रखना कि जो पेप्टाइड है उस पेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या एमिनो अम्लों से एक कम होगी। ध्यान रखना। क्या कह रहा हूं मैं? पेप्टाइड में पेप्टाइड बंधों की संख्या एमिनो अम्लों से एक कम होगी। तो डाइपेप्टाइड में डाई आ रहा ना, डाइपेप्टाइड का मतलब ऐसा पेप्टाइड जिसमें दो एमिनो अम्ल है वो डाइपेप्टाइड हो जाएगा। लेकिन डाइपेप्टाइड में एक पेप्टाइड बंध होगा, पेप्टाइड बंध। समझे मेरी बात? तो अगर आपसे पूछे कि डाइपेप्टाइड में कितने एमिनो अम्ल है तो दो और पेप्टाइड बंध एक।
पेप्टाइड बंध की संख्या एमिनो अम्ल से 1 कम होगी। ट्राई पेप्टाइड का मतलब है ऐसा पेप्टाइड जिसमें 3 एमिनो अम्ल है ना। एमिनो अम्ल कितने होंगे 3, तो फिर पेप्टाइड बंध कितने हो जाएंगे 2 पेप्टाइड बंध। समझाइए मेरी बात। टेट्रा पेप्टाइड का मतलब बताओ क्या होगा, ऐसा पेप्टाइड जिसमें 4 एमिनो अम्ल हो और फिर पेप्टाइड बंध कितने हो जाएंगे 3 पेप्टाइड बंध हो। और पॉलीपेप्टाइड का मतलब क्या हो गया, ऐसा पेप्टाइड जिसमें बहुत सारे अमीनो अम्ल होंगे, बहुत सारे अमीनो अम्लों से मिलकर के जो बना होगा वो पॉलीपेप्टाइड हो जाएगा। और इसमें पेप्टाइड बंधों की संख्या भी बहुत सारी होगी, अलग अलग होगी। तो इनमें ध्यान रखना आपको मेनली डाई ट्राई टेट्रा में कि डाई पेप्टाइड का मतलब कितने अमीनो अम्ल है और कितने पेप्टाइड बंध है, ट्राई का मतलब कितने अमीनो अम्ल और कितने पेप्टाइड बंध है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं प्रोटीन के विकृतीकरण की। अगला अपना पॉइंट है प्रोटीन का विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण क्या होता है ये समझते हैं। देखो बेटा, प्रोटीन जो है वो प्रोटीन एक विशेष ताप, एक विशेष पीएच पर सबसे ज्यादा स्थायी होती है। एक विशेष ताप, एक विशेष पीएच पर प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा स्थायी होती है। अगर आपने किसी प्रोटीन का तापमान परिवर्तित किया, उसका प्रकृति चेंज किया, यानी उसकी अम्लीयता या क्षारीय प्रकृति कुल मिला के उसकी पीएच को अगर आपने चेंज किया, तो वो जो प्रोटीन है वो अपनी वास्तविक संरचना को खो देती है। ठीक है ना, वो अपनी रासायनिक क्रियाशीलता को खो देती है, वो विकृत हो जाती है, वो स्कंदित हो जाती है। इसी बात को कहते हैं हम प्रोटीन का विकृतीकरण। समझाया मैंने क्या बोला कि प्रोटीन जो है एक विशेष ताप, एक विशेष पीएच पर सबसे ज्यादा स्थायी होती है, सक्रिय होती है। लेकिन अगर आपने किसी प्रोटीन का वो विशेष ताप या विशेष पीएच बदल दिया, परिवर्तित कर दिया, तो उस प्रोटीन की जो प्रकृति है वो नष्ट हो जाएगी, उसकी जो वास्तविक संरचना है वो विकृत हो जाएगी, वो स्कंदित हो जाएगी। इसी बात को हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। तो प्रोटीन का विकृतीकरण का मतलब क्या हो गया कि किसी भी प्रोटीन को गर्म करने पर या फिर उसमें अम्ल या क्षार या फिर बोल दो आप भारी धातुओं के लवण, ठीक है ना, किसी प्रोटीन को गर्म करने पर या उसमें अम्ल मिलाने पर, क्षार मिलाने पर या फिर भारी धातुओं के लवण मिलाने पर क्या होता है कि प्रोटीन की जो संरचना है वो विकृत हो जाती है, उसकी वास्तविक संरचना जो है वो नष्ट हो जाती है, वो स्कंदित हो जाती है। इसी बात को हम कहते हैं प्रोटीन का विकृतीकरण। समझ आ गई मेरी बात। अगली बात, प्रोटीन बहुत से प्रकार की होती है। इसकी प्राथमिक संरचना भी होती है, द्वितीय भी होती है, तृतीय भी होती है, चतुष्क। प्रोटीन के 4 संरचनाएं होती है, प्राथमिक, द्वितीय, तृतीयक और चतुष्क। जब हम प्रोटीन का विकृतीकरण करवाते हैं तो बेटा प्रोटीन के विकृतीकरण में जो उसकी द्वितीय, प्रोटीन के विकृतीकरण में जो उसकी द्वितीय, तृतीय है ना, और जो चतुष्क संरचना है, चतुष्क, वो संरचनाएं क्या होती है, विकृत होती है, प्रभावित होती है, विकृत होती है। ध्यान रखना, प्रोटीन के विकृतीकरण में प्रोटीन की द्वितीयक, ठीक है ना, द्वितीयक संरचना, प्रोटीन की तृतीयक संरचना, प्रोटीन की चतुष्क संरचना क्या हो जाती है, विकृत होती है। लेकिन उसकी जो प्राथमिक संरचना है प्रोटीन की वो कभी भी विकृत नहीं होती, वो ऐसे कैसी रहती है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोटीन के विकृतीकरण में कौन सी संरचना अप्रभावित रहती है, प्राथमिक। प्राथमिक संरचना का कभी भी विकृतीकरण नहीं होता है। ठीक है ना। अब बेटा प्रोटीन का जो विकृतीकरण है वो 2 प्रकार का होता है। एक तो हो गया उत्क्रमणीय विकृतीकरण, उत्क्रमणीय विकृतीकरण, और एक होता है अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। प्रोटीन का विकृतीकरण 2 प्रकार से होता है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। उत्क्रमणीय विकृतीकरण तो कब होता है, जब आप प्रोटीन में भारी धातुओं के लवण मिलाओगे, भारी धातुओं के लवण, भारी धातुओं के लवण मिलाने पर ही क्या होता है,
प्रोटीन का उत्क्रमणीय विकृतीकरण होता है। जबकि अगर आपने प्रोटीन में अम्ल मिला दिया, क्षार मिला दिया या फिर तापमान बदल दिया, ठीक है ना, तापमान बदल दिया, तो उसका हो जाएगा अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण। ठीक है, उत्क्रमणीय विकृतीकरण कब होता है? जब भारी धातु के लवण मिलाओगे। और अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण कब होता है? जब अम्ल क्षार मिला दिया फिर तापमान बदल दिया, यानी पीएच बदल दिया या फिर तापमान बदल दिया। दूसरी बात कि उत्क्रमणीय विकृतीकरण जो होता है ना बेटा, उसमें केवल प्रोटीन में उपस्थित हाइड्रोजन बंध ही टूटता है। ठीक है ना, हाइड्रोजन बंध का विघटन होगा। जबकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंध के साथ साथ उसमें उपस्थित सल्फाइड बंध, ठीक है ना, सल्फाइड बंध, हाइड्रोजन बंध के साथ साथ सल्फाइड बंध, उसके साथ साथ प्रोटीन में उपस्थित आयनिक बंध, ठीक है ना, इन सभी का भी क्या हो जाता है? विघटन हो जाता है। क्या हो जाता है? विघटन। अब उत्क्रमणीय विकृतीकरण का मतलब क्या है? उत्क्रमणीय विकृतीकरण का मतलब यह है कि अगर प्रोटीन में आपने भारी धातुओं के लवण डाले तो वो विकृत हो जाएगी। क्या होगा? उसमें उपस्थित हाइड्रोजन बंध टूट जाएंगे और टूटने के बाद में वो विकृत हो जाएगी। लेकिन विकृत हुई क्यों? इसके कारण हुई ना, भारी धातुओं के लवण के कारण। लेकिन जैसे ही आप ये विकृतीकारक जो है, भारी धातुओं का जो लवण है, इसको बाहर निकालोगे, वो प्रोटीन पुनः अपनी वास्तविक संरचना में आ जाएगी। समझा रहे मेरे? क्या करूं? उत्क्रमणीय का मतलब है रिवर्सिबल, प्रोटीन से विकृत प्रोटीन बनेगी और जिस कारण से वो विकृत हुई थी, उस कारण को हटाने पर वो पुनः अपनी संरचना में आ जाएगी। तो ऐसे विकृतीकरण को कहेंगे उत्क्रमणीय। यानी इसमें क्या होगा? ये भारी धातु के लवण जैसे डालोगे प्रोटीन विकृतीकृत हो जाएगी और इनको जैसे हटाओगे वो पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में आ जाएगी। लेकिन अनुत्क्रमणीय विकृतीकरण में क्या होता है कि अगर एक बार आपने प्रोटीन को विकृत कर दिया तो इन विकृतीकारकों को हटाने पर वो पुनः अपनी वास्तविक अवस्था में नहीं आ पाती। इस वजह से इसको कहते हैं हम अनुत्क्रमणीय